सपोज ये हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास ये एक डिस्क है जिसमें आपके, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि सिलेंडर्स होंगे, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट ट्रैक्स को मिला के सिलेंडर्स बनाए जाएंगे। अब सपोज एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है, ये इसका इनर मोस्ट सर्कल है, आपके पास एक रिक्वेस्ट आपके पास इस सेक्टर में आई हुई है, एक रिक्वेस्ट इस सेक्टर के अंदर है, दूसरी रिक्वेस्ट इस सेक्टर के अंदर है, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी रिक्वेस्ट आपकी क्यू के अंदर पड़ी होंगी। किस रिक्वेस्ट को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस रिक्वेस्ट को पहले एंटरटेन करना है, किस रिक्वेस्ट को बाद में एंटरटेन करना है, इसके लिए आपके पास डिस्क स्केड्यूलिंग के डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स हैं। ऑब्जेक्टिव डिस्क स्केड्यूलिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग हार्डवेयर एफिशिएंटली, हमें एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। इस केस में अगर हम डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं, सीक टाइम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। उसके अलावा डिस्क की बैंडविड्थ क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट सर्विस। तो हमें डिस्क की बैंडविड्थ अचीव चाहिए, मैक्सिमम अचीव चाहिए। तो इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम करके यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें डिस्क की स्केलिंग रिक्वायर्ड कब है। डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम हम इम्प्लीमेंट करके तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सीक टाइम मिनिमाइज करने का, एफिशिएंसी अचीव करने का, वो अचीव कर सकते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ डिस्क आईओ रिक्वेस्ट, ओएस कर सकता है, सिस्टम के प्रोसेसेस कर सकते हैं, इसके अलावा यूजर के प्रोसेसेस कर सकते हैं। अब आईओ रिक्वेस्ट में इनपुट आउटपुट मोड है, डिस्क की एड्रेसिंग है, मेमोरी एड्रेस है, नंबर ऑफ सेक्टर्स टू ट्रांसफर है। इस केस में आपके पास ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्यू मेंटेन करता है पर डिस्क का। अब ये जो डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो दिया गया है, ड्राइव कंट्रोलर्स हैव स्मॉल बफर एंड कैन मैनेज ए क्यू। ये क्यू जो होगा वो आपका, जैसे मैंने पहले बताया कि एक आपकी जो डिस्क है उसकी प्रोसेस, स्मॉल प्रोसेसर जो उसका है, जिसको हमने बफर, उसके अपनी जो मेमोरी स्पेस है उसमें बफर में स्टोर होगा। उसके लिए स्केलिंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो उन रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करेंगे। अब आपके एनालिसिस किसी एक प्लेटर के लिए भी किए जा सकते हैं या डिफरेंट, एक से ज़्यादा प्लेटर से मुराद आपकी जो डिस्क है एक स्पिंडल के ऊपर। यहाँ पे हमने एक सिनेरियो लिया है जिसमें आपको सपोज एक डिस्क के ऊपर जो ट्रैक्स हैं या सिलेंडर्स हैं उनका एड्रेस 0 से 199 तक है। अब ये जो एक सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पे, ये सीक्वेंस बेसिकली बता रहा है कि आपने डिस्क के ऊपर कौन कौन से सिलेंडर को की रिक्वेस्ट चाहिए। सपोज सबसे पहले 98 नंबर सिलेंडर की, फिर 183 की, फिर 37, फिर 122, 14, 124 और इस तरह से आगे 65 और 67। इनिशियल कंडीशन में आपका जो हेडर पॉइंट है वो 53 नंबर सिलेंडर पे है। यहाँ पे कोई 53 नंबर सिलेंडर है और उसके ऊपर हेडर की पोजीशन है। अब हर सिलेंडर नंबर को एंटरटेन करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपका हेडर पॉइंट आउटर सर्कल की तरफ मूव करेगा या इनर सर्कल की तरफ मूव करेगा। वो किस तरह से मूव करो, ये जो आपके पास रिक्वेस्ट चाहिए इनको किस तरह से एंटरटेन किया जाए, इसके लिए आपके पास एल्गोरिदम्स हैं। हमारे पास जो सबसे पहला एल्गोरिदम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एल्गोरिदम। जैसा कि हमने प्रोसेस की स्केजुलिंग के दौरान भी देखा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, जो प्रोसेस क्यू में सबसे पहले आए उसको हम पहले एंटरटेन करते हैं। इसी तरह से
जोन सी आपकी रिक्वेस्ट है, सिलेंडर नंबर की जोन सी रिक्वेस्ट सबसे पहले आई है क्यू के अंदर, उसको पहले एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस चार्ट के अंदर आपको 0 से लेके 199 तक सिलेंडर नंबर दिखाए गए हैं, और उनमें आपका इनिशियली जो साइलेंट हेडर है वो 53 के ऊपर है। अब 53 के बाद आपकी जो वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट है वो 98 है। आप इट मीन्स के ट्रैक नंबर 53 से मूव करते हुए आप हेडर को लेके जाओगे 98 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे साथ में एक सर्कुलर डिस्क भी बनाऊं, तो सपोज आपके पास अगर पहले यहाँ पे इस स्टेज पे आपका 53 नंबर हेडर पोजीशन है, तो अब ये 98 की तरफ मूव करेगा। अगर आपका ट्रैक नंबर इनर सर्कल से आउटर सर्कल की तरफ है, अगर आउटर से इनर सर्कल की तरफ है तो ये इस तरफ को मूव करेगा, ताकि ये आपके सिलेंडर नंबर 98 पे जा सके। उसके बाद 183 आ गया, तो इसने यहाँ से 98 से 183 की तरफ मूव किया। ठीक है जी, उसके बाद 37 आ गया। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम का जो ड्रॉबैक है वो नजर आएगा कि जब वो 183 के ऊपर है, तो यहाँ से पूरी डिस्क को ट्रेवर्स करके या आपका स्पिंडल की जो हेडर की पोजीशन है वो सारी मूव करके 37 पे आएगी। हालांकि वेरी नेक्स्ट आपके पास 122 था, विच वाज नियरर टू द 183। हमने ये सारी की सारी मूवमेंट पहले बैक की, अब फिर दोबारा उस तरफ को मूव कर रहे हैं। फिर अगली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सिलेंडर नंबर 14 पे है, तो आप दोबारा से फिर सिलेंडर नंबर 14 की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एवरेज जो इस इलस्ट्रेशन से आपके पास 4 5 6 7 8 रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए आपको 640 साइलेंडर्स की मूवमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ड्रॉबैक है कि नहीं हम देख रहे हैं कि माइट भी जो तीसरे नंबर पे आने वाली रिक्वेस्ट है वो वेरी फर्स्ट की रिक्वेस्ट से करीब हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम सेकंड वाली को थर्ड से पहले एग्जीक्यूट करेंगे। यहीं से हमारे अगले एल्गोरिदम की बेस बनती है। हमारा जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो आपके पास शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। सीक टाइम मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके हेडर को आर्म को किसी सिलेंडर तक मूव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपका सीक टाइम कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट जहां पे आपके हेडर की पोजीशन है इनिशियली, उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे कम सीक टाइम किसका है। सीक टाइम हम पहले देख चुके हैं कि अगर आपके पास एक सर्कुलर ये आपके पास डिस्क है, तो जिस हेडर की पोजीशन इनिशियली जहां पे है वहां से मूव करते हुए जब उसने रिक्वायर्ड सिलेंडर पे या रिक्वायर्ड ट्रैक नंबर पे पहुंचना है, तो ये वाला जो टाइम है ये आपका सीक टाइम है। तो आप क्या करते हो जी कि जिस पोजीशन पे आपका हेडर है आप उसका उससे सीक टाइम जिस रिक्वेस्ट का मिनिमम है आप पहले उसको एक्सेस कर लेते हो SSTF में, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो जैसे ये जो हमारा गिवन सिनेरियो है इसमें हमारे पास पहले 53 पे था इनिशियली आपका हेडर, तो 98 183 37 122, तो 53 से नियरर आपका 65 है। यानी कि ये 53 के बाद आपका जो मिनिमम सीक टाइम होगा वो आपका यहाँ पे 65 है, तो आप यहाँ पे 65 पे मूव कर जाओगे। मीन कि बाकी सारे की सारी रिक्वेस्ट को इग्नोर करोगे और 65 को एंटरटेन करोगे। उसके बाद अब जो रिमेनिंग आपका सेट है उसमें से सबसे करीब कौन सा आपका सीक टाइम है, तो कम किसका है। डेफिनेटली साथ ही आपके 67 पड़ा तो आपने 67 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया।
ये एक्सेस करवाया, एंटरटेन किया। उसके बाद 67 के बाद आपको पता चला कि यहाँ पे अगला जो नियरर है वो आपके पास 37 है, ठीक है जी। तो आप 37 की तरफ मूव कर गए। उसके बाद जो मिनिमम सीक टाइम जिसका है, उसके बाद अगला जो आपके पास आ रहा है वो 98 है। तो आप यहाँ से 37 के बाद, सॉरी, यहाँ पे आपके पास 14 है, तो आप 14 की तरफ मूव कर गए। फिर नेक्स्ट आपको कम 98 मिला तो आप 98 पे आ गए। फिर आप नेक्स्ट आप कहाँ पे चले गए, 122 पे। फिर आप नेक्स्ट एंड पे आपने 183 को एंटरटेन के लिए एक्सेस किया। तो इस तरह से जैसे हमने प्रोसेस के केस में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास SSTF है कि जो जिसका सीक टाइम कम है उसको एंटरटेन करो। लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का जो ड्रॉबैक हो सकता है कि सपोज आपका कंट्रोल यहाँ पे है तो नेक्स्ट आपकी, या सपोज यहाँ पे है तो नेक्स्ट आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो आपकी 98 के करीब आ गई। यहाँ पे इस जगह पे इसी दौरान आपकी एक और रिक्वेस्ट आ गई जो कि ये वाला पोजीशन दे रही थी, तो आप इस तरफ को मूव कर गए, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर इसके बाद ये आ गई, आप इस तरफ को मूव कर गए। फिर उसके बाद करीब आ गई, फिर करीब आ गई। मीन्स के आप जो इससे फार अवे जिसका सीक टाइम ज्यादा है उसकी तरफ जा ही नहीं रहे। तो इस तरह से खदशा है कि SSTF के दौरान में आपकी स्टारवेशन का इशू आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक रिक्वेस्ट जो हार्ड डिस्क पे आई हुई है डाटा एक्सेस के लिए वो आपकी डेडलॉक में चली जाए या लॉन्ग वेटिंग में चली जाए, क्योंकि जैसे ही एक आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाता है उसी वक्त में कोई और ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है जिसका सीक टाइम आपकी जो पहले से अवेलेबल रिक्वेस्ट है उससे कम है, तो फिर उसको एंटरटेन किया जाता है। यहीं से हमारा फिर नेक्स्ट एल्गोरिदम, अगला एल्गोरिदम की बेस होती है जो कि आपके पास है स्कैन के एल्गोरिदम। स्कैन एल्गोरिदम कहता है कि पूरी की पूरी डिस्क को स्कैन करो एक साइड से लेके दूसरी साइड। जहां जहां पे आपको रिक्वेस्ट मिलती जाती हैं और जिस जिस सिलेंडर पे आपको रिक्वेस्ट आई है, जिस जिस सिलेंडर की वहां से डाटा एक्सेस कर दो। मीन्स के अगर आपके पास ये एक डिस्क है, आपके हेडर की पोजीशन सपोज यहाँ पे आपके हेडर की पोजीशन है इस जगह पे, तो आप क्या करते हो कि हेडर की पोजीशन को यहाँ से मूव करते जाते हो टुवर्ड्स द आउटर लूप, एंड तक चले जाते हो। मीन्स के आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं यहाँ पे उन सारी की सारी को आप क्या करते हो, एंटरटेन करते जाते हो, एंड पे चले जाते हो, फिर वहां से वापस ट्रैवर्स करना शुरू कर देते हो इसकी तरफ, इनर लूप की तरफ, ठीक है जी। इनर लूप से आउटर लूप, आउटर लूप से फिर आप आउटर सर्कल से फिर आप इनर सर्कल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हो। मीन्स कि आप पूरी की पूरी डिस्क को स्कैन करते हो। The disk arm starts at one end of the disk and moves towards the other end, servicing requests until it gets to the other end of the disk, where the head movement is reversed and servicing continues. तो आपकी सर्विस इसी तरह से कंटिन्यू रहती है। इसमें आपका स्टारवेशन का इशू नहीं रहता, क्योंकि जो भी अगर आप फार एंड की तरफ जा रहे हैं और वहां पे आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई हुई है तो उसको हम एंटरटेन करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक रिक्वेस्ट आपकी लॉन्ग वेटिंग में चली जाए। यहाँ पे अगर हम उसी सिनारियो को एग्जीक्यूट करें, इसके ऊपर जो हमने हमारी एग्जांपल ली हुई है जिसमें हमारे पास ये रिक्वेस्ट है,
तो हमारे पास जो इलस्ट्रेशन शोज दैट हेड मूवमेंट ऑफ 236 सिलेंडर्स, या आपकी चूंकि पहले 53 पे थी इनिशियल पोजीशन, तो आप 236 सिलेंडर्स की मूवमेंट के साथ सारी की सारी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट कर लेते हो। स्कैन एल्गोरिदम समटाइम कॉल्ड द एलिवेटर एल्गोरिदम, ये आपका एलिवेटर का एल्गोरिदम कहा जाता है। जैसे आपने बिल्डिंग्स के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए देखा होगा कि एलिवेटर्स लगे होते हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और उसके बाद दूसरे साइड से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इसी तरह से ये पहले इनर सर्कल से आउटर सर्कल की तरफ और वहां से फिर बैक टूवर्ड द इनर सर्कल। यहाँ पे जो इसका इशू है आपकी स्कैन का जो इशू है, स्कैन का इशू ये है, सपोज आपका ये सामने डिस्क है, आपने एक यहाँ पे आपकी इनिशियल पोजीशन थी हेडर की, आप यहाँ से मूव करना शुरू हो गए हैं टूवर्ड्स द आउटर सर्कल, आप मूव करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट थी उसको आपने एंटरटेन कर लिया। एंटरटेन करने के बाद आप आउटर की तरफ जैसे ही मूव हुए तो पीछे आपके कुछ रिक्वेस्ट आ गई उसी वक्त। जैसे ही आप इस आपने ये वाला ट्रैक छोड़ के नेक्स्ट ट्रैक पे गए तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आ गई। फिर आगे चलते जा रहे हैं तो अब जिस तरफ हेडर मूव कर रहा है उसके बैक पे जितनी भी रिक्वेस्ट आती जा रही है वो यहाँ पे वेटिंग में लगेंगी कि जी वो ज़्यादा टाइम वेट करेंगे। आपका ये जो हेडर था ये मूव करते करते आउटर सर्कल की तरफ गया, यहाँ पे इसने सारी की सारी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया, आउटर सर्कल से वापस रिवर्स हुआ। अब सपोज जब ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया आउटर एरिया, सपोज ये वाला, यहाँ पे इवन जब आपका हेडर आगे मूव कर गया था उसके बाद भी जो रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि इसने एंड पे जाके दोबारा फिर वापसी करनी है, तो ये इस वाले एरिया में सपोज जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं, इस वाले एरिया की एड्रेस की जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं वो आपकी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगी एज कम्पेयर टू दिस एरिया। क्योंकि आपकी, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर हम इस तरफ को ड्रॉ करें, आपके पास यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई थी, आपने उसको एंटरटेन किया और आप इस तरफ को मूव करते जा रहे हैं दूसरी स्कैन करने के लिए पूरी डिस्क को। आप जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचे तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई, एक और इस सिलेंडर की या इस ट्रैक नंबर की, लेकिन आप तो अभी आउटर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। यहाँ पे पहुंचे, जब हम यहाँ इस स्टेज से आगे गुजरे तो यहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट आ गई। अब हालांकि ये वाली जो रिक्वेस्ट है इस रिक्वेस्ट से काफ़ी देर के बाद आई है, लेकिन यहाँ इस जगह पे जाके जैसे ही इसने रिवर्स किया तो ये वाली फौरी इंटरटेन हो जाएगी, जबकि जो पहले आई थी वो आपकी ज़्यादा देर के लिए पड़ गई। तो इस तरह से आपका जो आउटर की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं, जब आप आउटर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो ये वाला आउटर जो एरिया होगा वो रिक्वेस्ट उसकी कम डेंस होगी। डेंस होने से मुराद कि जैसे ही रिक्वेस्ट आएंगी वो एंटरटेन कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इनर वाले एरिया की तरफ जब आप जो आपकी रिक्वेस्ट ये भी आ गई, एक और भी आ गई, एक और भी रिक्वेस्ट आ गई, तो इनर ट्रैक्स के ऊपर जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट हैं वो एंटरटेन देर से होगी, तो इनर एरिया आपका ज़्यादा डेंस होगा, आउटर एरिया आपका कम डेंस होगा जब आप इनर से आउटर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप आउटर से इनर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो इसके वाइस वर्सा आपका ये वाला एरिया डेंस हो जाएगा और ये वाला एरिया, क्योंकि आपने इनर मोस्ट पे जाके दोबारा वापसी करनी है, तो ये वाला एरिया आपका डेंस नहीं होगा। यहाँ पे यही बात जारी कि इफ रिक्वेस्ट आर यूनिफॉर्मली डेंस, लार्जेस्ट डेंसिटी एट अदर एंड ऑफ डिस्क एंड दोज वेट द लॉन्गेस्ट, दूसरे एंड पे जो आपकी रिक्वेस्ट है वो ज़्यादा डेंस होगी और वो ज़्यादा वेट करेंगी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम जो है आपका सी स्कैन। जी, यहाँ पे स्कैन का काउंट बताया गया है कि स्कैन की मूवमेंट बताई गई है। इसको देख लेते हैं पहले कि
यहाँ पे आपने 53 पे पोजीशन थी आपके हेडर की, आपने कहा कि सबसे पहले ट्रैवर्स करते जाओ और बिल्कुल जीरो पे चले जाओ। ठीक है जी, आपने हेडर को मूव किया, मूव करते 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 आप जीरो पे चले गए, सपोज इनर एंड पे चले गए, इनर सर्कल पे। यहाँ से फिर आपने दोबारा वापस आना शुरू कर दी, जोन जोन सी सिलेंडर की रिक्वेस्ट आती जा रही है उसको आप एंटरटेन करते जा रहे हैं। 199 से आए, यहाँ से फिर आप वापसी ले लेंगे। ठीक है जी, और इस तरह से आप मूव करते जाएंगे। तो इस केस में आपके पास जो यहाँ पे सिनारियो दिखाया गया कि सबसे पहले 98 था, तो उसने 98 की तरफ नहीं गया, पीछे को मूव करना शुरू हुआ, तो सबसे पहले आपका 37 एंटरटेन हो गया। उसके बाद आपका 14, फिर आप जीरो पे गए, जीरो पे कोई नहीं था, तो फिर आप दोबारा से 65, 67, 98 और इस तरह से आप मूव करते जा रहे हैं। तो स्कैन के एल्गोरिदम यहाँ पे आपको स्टारवेशन से बचा रहा है, और आपका टोटल जो साइकिल्स ट्रेवर्स हुए वो भी कम है, यानी कि 53 आपके ये सिलेंडर्स मूव हुए। और अगर आप 183 की बात करें तो 183 ये है, 183 प्लस 53, तो ये आपके पास तकरीबन 136 जो है वो मूव हुए, सिलेंडर्स को मूव हुए 236, सॉरी। तो ये भी वो उतनी ही सिलेंडर्स मूव हुए जो हमारे पहले एल्गोरिदम के केस में था, और यहाँ पे आपको स्टारवेशन से बचा लिया गया है इस एल्गोरिदम के अंदर। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि आपका एक एंड जो है डिस्क का वो डेंस है एज कम्पेयर टू द अदर एंड। इसका सोल्यूशन के लिए हम नेक्स्ट देखते हैं आपके पास जी, इसका सोल्यूशन हमारे पास सी स्कैन के केस में है। सी स्कैन क्या है? सर्कुलर स्कैन। जैसे आप एक सर्कुलर एरे ड्रा कर देते हैं ना, कि सपोज है तो डिस्क भी आपकी एरे ही ना, तो सर्कुलर एरे एरे हम किस तरह से ड्रा करते हैं जी, कि आपके पास सपोज ये एक एरे है, ठीक है जी, ये उसके सेल्स हैं, तो हम इसके सेल्स का एड्रेस इस तरह से रखते हैं कि ये अगर आपका सेल, ये वाला सेल का एड्रेस 0 है, इसकी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपका एड्रेस 4 है। 4 के बाद अगला एड्रेस जो आएगा वो 0 आएगा, मीन्स कि हम आखिरी एड्रेस पे पहुंचने के बाद दोबारा से फिर 0 एड्रेस पे आ जाते हैं सर्कुलर एरे में। तो इसी तरह से स्कैन का जो एल्गोरिदम है वो कहता है कि आप डिस्क को एक इनर सर्कल से ट्रेवर्स करना शुरू करें। सपोज ये आपके पास सर्कल है, तो आप इनर से आउटर की तरफ मूव करना शुरू करें। रास्ते में जितने भी आपकी जोन जोन सी सिलेंडर्स की डिमांड आई हुई वो वाले सारे सिलेंडर्स का डाटा एक्सेस करें, यहाँ से वापसी ना करें, दोबारा फिर यहाँ से स्टार्ट करें, इस एरिया से, फिर इसी एरिया से स्टार्ट करें, फिर इसी एरिया से स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली इसमें आपका स्टारवेशन का इशू भी रिजॉल्व हो रहा है, और डेंसिटी जो आपका एक एंड डेप्थ हो रहा था वो भी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे जैसे प्रोवाइड्स ए मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम देन स्कैन। यूनिफॉर्म वेट टाइम है, ऐसा नहीं है कि कुछ रिक्वेस्ट ज़्यादा वेट कर रही है, कुछ रिक्वेस्ट कम वेट कर रही है। The head moves from one end of the disk to the other, servicing request as it goes. When it reaches the other end, it immediately returns to the beginning of the disk without servicing any request on the return trip. वापसी पे आते हुए आपका जो हेडर है वो किसी भी एक रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता या डाटा नहीं प्रोवाइड करता, वो दोबारा से उसी एंड पे जाता है जिस एंड से वो स्टार्ट हुआ था। Treats the cylinder as a circular list that wraps around from the last cylinder to the first one। जिस तरह से मैंने आपको ये बात की, अगर ये सिलेंडर नंबर्स हैं तो आपको आखिरी सिलेंडर नंबर के बाद 0 सिलेंडर मिलेगा। इस केस में अगर आप वही हमारे वाला सिनारियो या केस देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स मूवमेंट कितनी आएगी,
डेफिनेटली अगर आपकी इनिशियल कंडीशन 53 है और आप 53 से आपने एक ही एंड पे चलना है तो आप इनिशियली 0 पे चले जाओगे। 53 मूवमेंट ये वाली है और उसके बाद आपने पूरी डिस्क स्कैन करनी है, तो इसके केस में आपके पास 236 मूवमेंट ही आएगी। लेकिन इसमें आपका जो रिक्वेस्ट की यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम था वो ज़रूर अचीव हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ये उसका सर्कुलर स्कैन का शो करवाया गया है, इसमें जिस हेडर पोजीशन पे वो था वो वहीं से आगे मूव कर गया है, वापस नहीं आया। लेकिन इस केस में डेफिनेटली 37 और 14 का वेटिंग टाइम काफ़ी होगा। जब आपने इसको मूव करवाना शुरू किया है, 53 पे था तो आपने फार एंड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो इंक्रीज करते गए सिलेंडर नंबर, इंक्रीज करते गए। तो इस केस में अगर आप देखें 53 से जब हम 199 तक पहुंचे हैं तो हमारे पास 147 मूवमेंट ये वाली है और 37 मूवमेंट ये वाली है। तो इस तरह से आपके पास 147 और 37 देखा जाए तो तकरीबन 184 मूवमेंट्स आपकी यहाँ पे हो रही है। तो इस तरह 187 आपकी 287 187 आपके पास सिलेंडर्स मूव हुए जो कि 236 की निस्बत कम, नंबर ऑफ सिलेंडर्स कम है। और साथ में आपको स्टारवेशन भी आपकी यहाँ पे अवॉइड हुई है, प्लस आपने रिक्वेस्ट को यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम पे भी रखा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सी लुक। सी लुक क्या है जी? वर्जन ऑफ स्कैन। सी लुक a version of C-scan armorly goes as far as the last request in each direction, then reverse the direction immediately without first going all the way to the end of the disk. हमने जो स्कैन पढ़ा और सी स्कैन पढ़ा उसमें हमें 183 पे, अगर मैं उसी डायग्राम को दोबारा दिखा सकूं, हमें आखिरी रिक्वेस्ट जो थी वो 183 पे मिल गई थी, बट still the arm keep going towards the last address of the cylinder। ये वाला एरिया आपका फिर भी मूव हुआ, हालांकि हमारे पास यहाँ पे 199 की कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, लेकिन हम एंड तक फिर भी गए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 14 की रिक्वेस्ट थी, हम 0 से स्टार्ट हुए। तो आपका जो सी लुक है, सी लुक बेसिकली स्कैन जरूर करें आप टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग डायरेक्शन या डिक्रीजिंग डायरेक्शन, लेकिन वो कहता है कि आप जहाँ पे आपको लास्ट रिक्वेस्ट मिल गई है, लास्ट रिक्वेस्ट आपने एंटरटेन कर ली है, वहाँ से आप रिवर्स स्टार्ट कर दें। फिर जैसे यहाँ पे आपको 14 पे मिली थी, 14 से आगे 0 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप 14 से दोबारा रिवर्स स्टार्ट कर दें। तो सी लूप इस तरह से काम करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं उसका टेबल भी। टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इस केस में कितने होंगे? यहाँ पे अगर आप देखें ये सी लूप का डायग्राम वही दिखाई गया जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे पहले। इनिशियली आप 53 पे थे, तो 53 से आप 65 पे आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए। उसके बाद आपने फिर 67 को एग्जीक्यूट किया, एड्रेस दिया, फिर 98, फिर 122, 124 और 183 के बाद आप फर्दर 199 की तरफ मूव नहीं किया और आपने यहाँ से रिवर्स कर लिया। लेकिन रिवर्स करते हुए आपने, अगर रिवर्स करते हुए आप एंटरटेन कर रहे थे तो डेफिनेटली आप 37 पे यहाँ पे पहले एंटरटेन करते, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप जा रहे इस जो आपके पास रिक्वेस्ट का सेट है उसमें जो सबसे मिनिमम सिलेंडर नंबर है आपने उस तक मूव किया, उस सिलेंडर को एंटरटेन किया और आप दोबारा से इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया आपके आर्म ने। इस तरह से कि कुछ हमने सिलेक्टिंग
डिस्क स्केजुलिंग के एल्गोरिदम्स डिस्कस किए हैं। अब किस सिस्टम के लिए, क्योंकि सारे के सारे ही स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, तो किस सिस्टम के लिए कौन सा स्केजुलिंग का एल्गोरिदम यूज़ किया जाए, डेफिनेटली ये एक चैलेंज है। Normally, SSTF is common and has a natural appeal. वो कॉमन यूज होता है कि आप सीक टाइम जिसका सबसे कम है उसको ले लें। स्कैन एंड सी स्कैन परफॉर्म बेटर फॉर सिस्टम दैट प्लेस ए हैवी लोड ऑन द डिस्क। अगर आपकी लोड हैवी है डिस्क के ऊपर तो उसके लिए स्कैन बेहतर रहेगा, क्योंकि SSTF अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके स्टारवेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जिस जगह पे आपका हेडर पोजीशन अवेलेबल है आपका हेडर वहीं पे मूव करता रहेगा। अगर आपके पास डाटा बड़ा फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जा रहा है तो आपका डाटा, आपकी जो आर्म पोजीशन है वो दूसरी तरफ मूव नहीं कर सकेगी। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। डेफिनेटली किस तरह की रिक्वेस्ट आ रही हैं, अगर आपकी करीबी ट्रैक्स में से आ रही हैं तो डेफिनेटली SSTF वहाँ पे बेहतर रहेगा कि वो वही उसको मूव करवाता जाएगा। और उसके बाद कितनी फ्रिक्वेंसी से आ रही हैं ये भी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं चीज़। रिक्वेस्ट फॉर डिस्क सर्विस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइल एलोकेशन मेथड। जिस तरह से हम फाइल एलोकेशन मेथड के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं उसी तरह से आपकी डिस्क सर्विसेज को भी उसी से आप मैप कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क स्केजुलिंग का जो एल्गोरिदम है ये एक सेपरेट मॉड्यूल के तौर पे लिखा जाना बेटर है, allowing it to be replaced with a different algorithm if necessary। अगर आप फील करते हैं कि यहाँ पे SSTF नहीं चलेगा, स्कैन चलेगा, तो आप उसको ताकि मूव कर सकें। either SSTF or look is a reasonable choice for the default algorithm। वो जिस तरह से हमने बात की कि हर सिस्टम लेवल पे आपकी डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। अब अगर आपके पास रोटेशनल लेटेंसी की अगर बात करें तो हमने अभी तक सिर्फ सीक टाइम की बात की है, हमने रोटेशनल लेटेंसी को कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रोटेशनल लेटेंसी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट, क्योंकि अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है जो कि आपके आउटर मोस्ट सर्कल पे है तो उसकी चूंकि नंबर ऑफ सेक्टर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे रोटेशनल लेटेंसी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इनर मोस्ट सर्कल पे अगर कोई सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रोटेशनल लेटेंसी कम आएगी। इसकी वाइस वर्सा भी हो सकती है। इवन अगर आप आउटर मोस्ट सेक्टर के ऊपर है, ट्रैक के ऊपर हैं और जिस पे आपके हेडर की पोजीशन है अभी उससे नेक्स्ट जो सेक्टर है या सेक्शन है उसकी एक्सेस आ गई है तो आपकी रोटेशनल लेटेंसी कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनर मोस्ट एंड पे हैं और आपके पास जो सेक्टर डिमांड किया गया वो फार अवे है उस वक्त आपकी रोटेशनल लेटेंसी ज़्यादा होगी। याद रखिएगा कि रोटेशनल लेटेंसी से मुराद, यहाँ पे रिपीट कर दूं कि आपके पास ये अगर डिस्क है, आपके आर्म की पोजीशन यहाँ पे आर्म हेड की पोजीशन अगर सपोज यहाँ इस जगह पे है और आपका जो सेक्टर डिमांड किया गया है वो ये वाला सेक्टर, इस वाले सेक्टर का एड्रेस दिया गया है। अब आर्म की पोजीशन इस ट्रैक पे आएगी और इस ट्रैक को रोटेट करके यहाँ पे लाया जाएगा। अब ये वाला जो टाइम है रोटेट करने का, दिस इज रोटेशनल लेटेंसी। तो हाउ डज डिस्क बेस्ड क्यूइंग इफेक्ट OSQ ऑर्डरिंग एफर्ट्स, ये आपके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन जरूर है, इस पे आपने रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट, जी हमारा स्केजुलिंग का एल्गोरिथम जो टॉपिक था वो यहीं तक था। अस्सलाम वालेकुम।